देखिए, कल आपके एटम एंड मॉलिक्यूल का जो टॉपिक है उसमें हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए गिवन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिट के अंदर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, वो हमने कल पढ़ा है। आज हम करेंगे जो पॉइंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एटम का स्ट्रक्चर जे थॉमसन, रदरफोर्ड और लास्ट में बोहर्स बोहर्स ने जो डिफाइन किया था वही हमने एक्सेप्ट किया था। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट जो जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किए थे वो भी एटम के अंदर काउंट है। कुछ ड्रॉबैक थे, वो ड्रॉबैक इंप्रूव होते रहे। जब एटम का स्ट्रक्चर बनाया गया तो उसका एक सेंटर में पार्ट बना दिया, सेंट्रल पार्ट जो सबसे छोटा है और सबसे डेंस है, और उस डेंस पार्ट को, उस छोटे पार्ट को हम बोलते थे न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है, और इस पार्ट में इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम विच कंटेन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रखता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, और जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और ये जो हमारे सर्कुलर पाथ है इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, और इन ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, सेल है। लेकिन बोहर्स ने इन सेल को नाम दे दिया था एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या दे दिया था, एनर्जी लेवल 1 2 3 जो भी दिया था। और इन जो सेल में ऑर्बिट में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज के हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट या सेल में रोटेट करते हैं। जो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है, सेल होता है, द आउटर मोस्ट सेल और द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, एटम का जो सबसे बाहर वाला जो सेल होता है उसे हम बोलते हैं वैलेंस सेल, उसे हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और यही वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वैलेंस सेल में, इस आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें वैलेंसी बताते हैं। इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। अगर वैलेंस सेल में, अगर वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो। अगर वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी वैलेंसी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होती है। जैसे 1 2 3, इसका मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 1, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 2, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस सेल में अगर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं, अगर इनकी वैलेंसी कितनी होगी, अगर इनकी वैलेंसी निकालनी हो तो 8 में से माइनस करेंगे। 1 2 3 है तो 8 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। जब 4 5 6 7 8 है तो 8 में से माइनस करने हैं। अब क्यों करने हैं वो अभी आपको बताते हैं। क्यों, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था, ए बी सी दो दोस्त हैं। अगर ए के पास 1 रुपए, एक के पास 7 रुपए और सी के पास 8 रुपए हैं, और पेन खरीदना है सबने, सबने मतलब 2 जने पेन खरीदेंगे। अब कौन कौन खरीदेगा, एक तो सी खरीदेगा और पेन की कीमत है 8 रुपए। अब ये 8 ही क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम को स्टेबल होने के लिए, मजबूत होने के लिए, अपने आप को पक्का करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसलिए पेन खरीदने के लिए 8 रुपीज, 8 रुपए की जरूरत है। जिसके पास 8 रुपए है वो मजबूत है, जिसके पास 8 रुपए नहीं है वो मजबूत नहीं है। तो जिसके पास 8 रुपए नहीं है वो तो या तो 1 रुपए उधार लेगा या उधार देगा, कुछ ना कुछ करेगा। लेना जरूर है, किसी ना किसी ने मजबूत होना है। कोई कोई पैसे दे के मजबूत होता है, कोई पैसे लेके मजबूत होता है। यहाँ पर सी एक ऐसा है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास 8 रुपए हैं, वो मजबूत है। क्यों?
क्योंकि ना तो उसको पैसे लेने की जरूरत है, ना पैसे देने की जरूरत है। लेकिन ए और बी में थोड़े से कमजोर हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि कौन कमजोर है, ए कमजोर है या बी कमजोर है। ए को चाहिए 7 रुपए खरीदने के लिए, बी को चाहिए 1 रुपया 8 पूरे करने के लिए। तो क्या करेगा, ए को बी 7 रुपए तो देगा नहीं क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं। तो बी सोचेगा, बड़ा इतनी एनर्जी उसके पास नहीं कि सोचे, वो तो सीधा कहेगा मैं नहीं दूंगा, बिकॉज बी हैज नॉट मच एनर्जी टू गिव 7 रुपीज टू ए। बी के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 7 रुपए अपने ए को दे दे। तो इसका मतलब बी तो ए को देगा नहीं। तो क्या ए बी को देगा? यस। तो ऑटोमेटिकली बी सोचेगा हाँ उसके पास ज्यादा है तो वो तो मुझे देगा नहीं, चलो मैं ही उसको दे देता हूँ। तो ए ने 1 रुपया दे दिया तो ए ने लूज कर दिया। जो रुपए देता है तो वो लूज करेगा। लूज मीन्स पॉजिटिव चार्ज आएगा, देने वाला दाता पॉजिटिव चार्ज, और जिसने लिया है पैसे लिए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसका ऋण, उसको उधार लिया है, उधार देना है वापस, तो इसलिए उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया माइनस। तो सेम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो 8 पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसे 1 प्लस लूज करना पड़ेगा, जिसके 2 है 2 लूज करने पड़ेंगे, 3 है 3 लूज करने पड़ेंगे। इनकी कैपेसिटी लेने की नहीं है, इनकी कैपेसिटी लूज करने की है। इसीलिए वैलेंसी क्या कहते हैं, 1 2 3। तो वैलेंसी क्या है? कैपेसिटी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत और इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत किसकी कितनी है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। एक सिंपल भाषा में क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की कितनी जुड़ने की ताकत है। इसकी केवल 1 इलेक्ट्रॉन देके जुड़ने की ताकत है किसी के साथ, इसको 2 रुपए 2 इलेक्ट्रॉन देने की ताकत है। जो देगा उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज। 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये जैसे 7 ने रुपए लिए तो ये लेने की ताकत करते हैं, देने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि देने ज्यादा पड़ रहे हैं और आ कम रहे हैं। तो इसका मतलब ये दे कैन नॉट लूज, ये केवल गेन करेंगे। लेकिन 4 वाला ना तो गेन करता ना लूज करता। लेकिन वैलेंसीज की 8 में से ही माइनस करेंगे। 4 जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 4, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है उसकी वैलेंसी 3। 8 में से 5 गया 3, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 है वैलेंसी 2, जिसके आउटर मोस्ट में 7 है वैलेंसी 1, जिसके आउटर मोस्ट में 8 है 0। इसका मतलब 8 वाले को ना तो लूज करना है ना गेन करना है। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल हो चुके हैं, वो नोबल हो गए। और जो गेन करेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज, जिसको जब वैलेंसी 8 में से माइनस करके निकालेंगे उसके ऊपर होगा माइनस चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। ध्यान रखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। किसी एक एटम की जुड़ने की कितनी ताकत है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। या तो लूज करेगा या गेन करेगा। इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर 1 रुपया लूज करने की ताकत है, इसके अंदर लेने की गेन करने की ताकत नहीं। आपको मुझे 1 रुपया तो उधार ले सकता है, हाँ ले सकता है, लेकिन उस 1 रुपए का फायदा क्या होगा? क्योंकि स्टेबल फिर भी नहीं हुआ वो। आप पेन फिर भी नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि पेन खरीदने के लिए 8 रुपए चाहिए। तो ये मजबूत तभी होगा जब ये बी को लूज करे, एक बी को 1 इलेक्ट्रॉन 1 रुपया देगा। अब कैसे, देखो ध्यान से, अगर किसी के एटॉमोस सेल में 281 है, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 2। देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। के एल एम, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कल आपको बताया था, पहला सेल के, दूसरा सेल एल, तीसरा सेल एम। के एल एम 281, आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लिया तो 2 हो जाएंगे, लेकिन आखिरी में 2 हुए, 8 नहीं हुए। इसका मतलब स्टेबल फिर भी नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे ही ये लूज करेगा, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ध्यान से सुनिए, जैसे इसने लूज कर दिया, जैसे इसने लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो आखिरी में कितने बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसका मतलब अब क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसने स्टेबल हुआ गेन करने के बाद, लूज करने के बाद, किसके बाद? लूज करने के बाद। इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, रह गए? 8 रह गए। और इसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। जैसे इसने लूज किया तो इसका जो तीसरा सेल था वो गायब हो गया। देखो पहले 2 सेल थे, के एल एम, एम गायब हो गया। तो एम हो गया, छोटा साइज हो गया। इसका मतलब क्या है? मजबूत हो गया है। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कैसा लिखेंगे?
इसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा? जैसे आपने कैटायन एनायन पढ़ा था आपने मेटल नॉन मेटल में, वही सेम है। Na इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्लस आ गया। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। इनर्ट गैस की, इनर्ट गैस जो होते हैं, इनर्ट एलिमेंट या इनर्ट गैस जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं और उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है? 0। जो स्टेबल होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है। स्टेबल एलिमेंट की वैलेंसी 0 होती है। अब इसके बाद आ गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या-क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन-कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? न्यूक्लियस में कौन-कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा? हमारा बन जाएगा मास नंबर, और दोनों के मास को ऐड कर दे तो हमारा बन जाएगा मास। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिला के मास नंबर, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी हमारी? उस देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये तो मास नंबर हो गया, लेकिन उस मास नंबर में जो प्रोटॉन की संख्या होगी, जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो हमारा हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो एटम के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या है वो एटॉमिक नंबर बताएगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम वो हमारा मास नंबर बताएगा। तो एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। लेकिन मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम बोल देंगे मास नंबर। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के एलिमेंट है, इसलिए हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियॉन। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप H, हाइड्रोजन ले लिया मैंने H, और ये H ले लिया, एक ले लिया मैंने क्लोरीन Cl, Cl। अब एटॉमिक नंबर आपको मैंने थर्ड चैप्टर में कहा था कि फोर्थ चैप्टर में एक टेबल है, उसी टेबल को याद करना है। एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेके 20 तक याद करने पड़ेंगे। टेबल आपको बता देंगे। H11, H12, H13, C17, Cl क्लोरीन, क्लोरीन है 35, क्लोरीन 37। अब ये कहोगे जी नीचे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है? अगर कोई भी एलिमेंट X एक एलिमेंट है, X एक एलिमेंट है, X इज एन एलिमेंट, यहां पर अगर मैंने A लिख दिया और यहां पर B लिख दिया, तो जो नीचे जो लिखा रहेगा, जो नीचे लिखा रहेगा उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपने बताया कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नीचे जो लिखा रहेगा वो एटॉमिक नंबर होगा, और जो ऊपर होगा बी वो होगा मास नंबर। ध्यान से सुनिए, मास नंबर, मास नंबर, इसका मतलब एटॉमिक नंबर ए है नीचे वाला, और ऊपर क्या है? मास नंबर। और अगर बी में से ए को माइनस कर देंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, तो मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर में से, इसका मतलब मास नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन, प्रोटॉन हट गया तो बचा क्या? न्यूट्रॉन। तो मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे या एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर, दोनों के डिफरेंस को हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। पहला। दूसरा, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर दे रखा है तो प्रोटॉन, अगर एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का 5 है तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 5 है और इलेक्ट्रॉन भी 5 है और एटॉमिक नंबर भी 5 है। अगर आपसे पूछ लिया किसी एलिमेंट के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, प्रोटॉन तो 6 है ही, और साथ में एटॉमिक नंबर भी सेम है, 6। अगर एटॉमिक नंबर दे रखा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे। एटम की बात कर रहा हूं, आयंस की नहीं। अगर प्रोटॉन की संख्या दे रखी है तो इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है
तो प्रोटॉन और तीनों आपस में इक्वल होंगे, और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में जोड़ देंगे तो मास नंबर आ जाएगा। किसी एलिमेंट का अगर सिंबल ऐसे लिखा है तो नीचे वाले को हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन की संख्या भी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है, और एटॉमिक नंबर भी ए है। बी को हम बोलेंगे मास नंबर। इस मास नंबर में हमारा क्या आता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन भी आता है और इलेक्ट्रॉन भी आता है, दोनों की संख्या सेम होगी। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है और ये क्या है, मास नंबर है। ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, मास नंबर 37, मास नंबर अलग अलग है। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के एट, किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में क्या होंगे, नंबर कौन से सेम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे। कौन से नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे। लेकिन कौन से नंबर अलग होंगे, मास नंबर अलग होंगे। अगर किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट in which the atom or the element have same atomic number but different mass number। इसमें एटॉमिक नंबर एक है, मास नंबर हाइड्रोजन का एक, मास नंबर हाइड्रोजन का दो, मास नंबर हाइड्रोजन का तीन। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 सेम है, लेकिन मास नंबर एक क्लोरीन का 35, एक क्लोरीन का 37। तो इसका मतलब हम आइसोटोप किसे बोलेंगे, आइसोटोप आर दोज एटम्स विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और हम एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं लेकिन लिखनी ऐसे है, विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या सब अलग अलग होगी। इसमें एटॉमिक नंबर एक, एटॉमिक नंबर एक, एटॉमिक नंबर एक, प्रोटॉन भी एक, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो मास नंबर में से इसको माइनस करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, जीरो। हाइड्रोजन में इसमें न्यूट्रॉन एक, न्यूट्रॉन इसमें एक, इसमें न्यूट्रॉन तीन माइनस एक। न्यूट्रॉन निकालने के लिए एट मास नंबर में से तीन में से एक को माइनस करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन दो है। आइसोटोप में न्यूट्रॉन हमेशा अलग अलग होंगे, ऑलवेज डिफरेंट, ऑलवेज डिफरेंट। तो हाइड्रोजन के जो तीन नाम है इनको अलग अलग नाम दे दिया गया, जैसे H11, H11 को दिया है प्रोटियम, H11 का नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन का एक स्पेसिफिक नाम दे दिया H11। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को हमने हमने क्या, जिन्होंने रिसर्च किया बेटे, H11 इसको नाम दे दिया प्रोटियम बोल दिया। प्रोटियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक, ये देखो एक, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी एक, न्यूट्रॉन वन माइनस वन, जीरो। और H12 इससे बोलेंगे ड्यूटीरियम, इसे बोलेंगे प्रोटियम, इसे बोलेंगे ड्यूटीरियम। इसमें प्रोटॉन एक है, देखो एटॉमिक नंबर एक है तो प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, मास नंबर दो में से एक गया, एक आ गया। तो इसका अंदर न्यूट्रॉन कितने हो गए, वन हो गए। फिर H13 इसे बोलेंगे ट्रीटियम। इसमें प्रोटॉन देखो एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, एटॉमिक नंबर भी एक है, मास नंबर कितना है, तीन। तीन में से एक को माइनस करेंगे, दो आएगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने हो गए, दो। तो इसका मतलब केवल प्रोटियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन आइसोटोप में प्रोटियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। और आइसोटोप हमारा एक किसी भी एलिमेंट का वो एक तरह से क्या है, प्योर सब्सटेंस है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, क्योंकि एटम सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। आइसोटोप क्या है, आइसोटोप द एटम ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब डिफरेंट मास नंबर हो और एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। और आइसोटोप में न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम तीन है। ये आपको मैंने बता दिया कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। हर आइसोटोप, किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप एक प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस मीन which is made up of only one kind of substance, which is made up of only one kind of particle, which is made up of only one type of atoms, उसे हम pure substance बोलते हैं। The chemical properties of isotope are similar। chemical property isotope की similar होगी, लेकिन physical property अलग अलग होगी।
एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइसोटोप का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? यूरेनियम का आइसोटोप, यूरेनियम 235, और वैसे डिटेल में बड़ी क्लास में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 237 दो टाइप के आइसोटोप हैं। यूरेनियम जो आइसोटोप है वो 35 हमारा किसके लिए यूज होता है? फ्यूल यूज होता है, एज ए फ्यूल, जैसे हम कोल यूज करते हैं फ्यूल, ऐसे आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज आल्सो यूज एज ए फ्यूल। फ्यूल की तरह यूज करते हैं, किसमें यूज होता है? लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में। पहली एप्लीकेशन, इट इज यूज, यूरेनियम आइसोटोप इज यूज एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। कोबाल्ट का आइसोटोप, अगर हम कोबाल्ट CO, कोबाल्ट का सिंबल कैपिटल C स्मॉल हो, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, कैंसर ठीक करने के काम आता है। जो थेरेपी है उसमें कोबाल्ट यूज होता है, ताकि कैंसर को ठीक करने के काम आता है कोबाल्ट का आइसोटोप। लेकिन आयोडीन, आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो नमक में प्रेजेंट है, वो क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर क्या होता है? घेंगा, मींस गले में सूजन, गला फूलना, सूजना, उसे हम बोलते हैं गोइटर। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। फर्स्ट, यूरेनियम 235 जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज होता है। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन, नमक, वो नमक में जो आयोडीन प्रेजेंट होता है वो गोइटर, गले में घेंगा, सूजन, उसको ठीक करने का काम आता है। तीसरा, कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के, कैंसर ठीक करने के काम आता है। आइसोबार, आइसोबार क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। अभी आपने आइसोटोप पढ़ा था, आइसोबार भी जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। देखिए आइसोटोप आपने पढ़ा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार, ध्यान रखिए, अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया कैल्शियम और एक ले लिया आर्गन, उसमें एक ही एलिमेंट थे, हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, वैसे और सारे भी हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल एक लिया। इसमें आइसोबार में दो अलग अलग एटम या एलिमेंट होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर एक का 20 और एक का 18। एटॉमिक नंबर अलग अलग है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं मास नंबर। मास नंबर दोनों का सेम है, उल्टा हो गया उसका। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम थे, मास नंबर अलग अलग थे, लेकिन आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, इसे बोलेंगे आइसोबार। और आइसोटोप में एक ही एटम के आइसोटोप होते हैं, एक ही एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, इसमें आइसोबार कंपेयर करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से। इसके अंदर टू एलिमेंट्स या एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स विच हैज सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन मास नंबर दोनों का सेम होगा। which has same mass number but different atomic number, atomic number अलग अलग होगा और मास नंबर सेम होगा, उसे हम बोलेंगे आइसोबार। और आइसोबार में दो एलिमेंट अलग अलग होते हैं, एग्जांपल कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40, इनको बोलेंगे आइसोबार। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइसोबार which has same atomic number but different, sorry, same mass number but different atomic number, same mass number but different atomic number। इसमें न्यूट्रॉन पूछेंगे तो कितने बताओगे? 20। कैसे? 40 में से कितना माइनस किया? 20, 20 आ गया। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 40 में से 18 करो, माइनस करा तो 22। इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग थी, आइसोबार में भी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। तो आइसोबार क्या है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज नोन एज आइसोबार। आइसोबार क्या है? वो डिफरेंट एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। कैल्शियम और आर्गन एग्जांपल है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और दोनों का मास नंबर कितना है? 40। डिफरेंस ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अब यहाँ पर केवल आपने पढ़ना है, समझना है, बस एक डिस्कस हो चुका है, फिर भी यू कैन चेक इट। कैथोड रे, एनोड रे, जिसे हम कैनाल रे बोल देते हैं, कैथोड रे। कैनाल रे इमिटेड फ्रॉम द कैथोड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये किसे निकलते थे? कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन थी, जिसे हम क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन। एंड ये हमेशा डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर की तरफ जाते हैं? इलेक्ट्रिक वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इनकी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की, जितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट है उस वेलोसिटी से ये मूव करते हैं। कैनाल रे जो किधर की तरफ से निकलते हैं बेटे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और कहां से निकलते हैं? एनोड से। और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द, किधर की तरफ जाते हैं? इसका मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा। और इनकी स्पीड कैथोड रे से क्या होती है? कम होती है। ये कंपैरेटिवली कम क्यों होती है? क्योंकि ये
कैथोड रे से भारी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या इस रेज में क्या इमर्ज होती हैं, इलेक्ट्रॉन इमर्ज होते हैं। इस रे में क्या निकलती हैं, पॉजिटिव रे। पॉजिटिव रे क्या मीन्स, प्रोटॉन। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कस हो चुका है। देखिए सिंबल इलेक्ट्रॉन का ई माइनस पी प्लस एन, मास नंबर आप कर चुके हैं। अगर इसका 1u है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का 1u, और आपने कहा इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1 अपॉन में 1840 टाइम ऑफ हाइड्रोजन, मींस आप प्रोटॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना है, 1 अपॉन में 1840 मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जो अभी आपने बताया था प्रोटियम, प्रोटॉन, प्रोटॉन भी लिख सकते हो और हाइड्रोजन भी, क्योंकि प्रोटॉन भी का मास हाइड्रोजन के बराबर है। कैसे, H11 हाइड्रोजन का मास 1 है और प्रोटॉन का मास भी क्या है, 1। चार्ज, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज देखिए बेटे, ये कौन सा है, चार्ज देखिए जरा, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चार्ज मेरा क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ आएगा, चार्ज नेगेटिव। और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज नो चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन नो चार्ज। लोकेशन ऑफ एटम, एटम का लोकेशन, सॉरी लोकेशन इन एटम, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन भी कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। जैसे देखो ये रहा, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में यहाँ पर, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर। नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम देखिए अभी ध्यान से, किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर। इक्वल और मोर देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन के बराबर होंगे या प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। प्रोटॉन के बराबर या प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, ध्यान रखना। नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आपस, जितने इलेक्ट्रॉन हैं एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन जो है या तो प्रोटॉन के बराबर होंगे या प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कम कभी नहीं होंगे। एच डी टी अभी आपको बताया था, H11 हाइड्रोजन, जिसे आप बोला था प्रोटियम। क्या बोला था आपने, प्रोटियम बताया था ना, H11, H12 ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। H11 मींस प्रोटॉन कितने, देखो H11 ये रहा, H11 एक प्रोटॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन 1 में से 1 को माइनस करेंगे, ये रहा 0। तो H12 एक प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। न्यूट्रॉन 2 में से एक माइनस किया, 1 आ गया। H13 प्रोटॉन 1 ये रहा, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1, और न्यूट्रॉन 3 में से एक माइनस किया, 2 आ गया। एक लाइन और लिखनी है, और लिख लीजिए। क्या मास नंबर लिखना है तो लिख लीजिए, यहाँ एरो लगा के मास नंबर भी लिख सकते हो। मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर इसमें कितना होगा, ऊपर वाला देखो ये रहा H1 ये रहा 1, और इसका 2, और इसका 3, और ये U हो जाएगा। ये यूनिट नंबर है। These are the, this is the chapter which is complete, and if the question we will, if you any doubt, so we will discuss. And this is chapter is over, and now thank